हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारी कथा किसके बारे में। इंडियन रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि एडाई क्यों लेकर आया था, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फेल ना हो जाएं। अब इंश्योरेंस कंपनी कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई गवर्नमेंट वाली होती है, कोई यहाँ पर प्राइवेट होती है। तो सबके लिए यहाँ पर जितना जिसका रिस्क उतनी उसकी कैपिटल, कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। तो इसी कथा के साथ में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किस तरीके से इंडियन रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क आया। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सीरियस पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है, अब ना जैसे मैं थोड़ा सा पहले बैंक का बताती हूँ या इंश्योरेंस कंपनी का ही बताते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपका फाइनेंशियल रिस्क तो बच गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तो बहुत रिस्क है। अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, सारी तरह की कंपनीज होती हैं। अब ये जो बेचारी कंपनीज हैं ये रिस्क तो लेंगी, रिस्क नहीं लेंगी तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि देखो हर बार हर कंपनी को कुछ मिनिमम नेटवर्थ की जरूरत होती है। अब उस नेटवर्थ में कुछ कैपिटल का हिस्सा आप अलग से साइड में बचा कर रख दो। क्यों रख दो? ताकि जो रिस्क आप ले रहे हो उस रिस्क में अगर सच में आपको एक ऐसा इवेंट ट्रिगर होता है जिसकी वजह से लॉस होगा, तो ये जो कैपिटल आपने अलग से बचा कर रखा है ये आपको इस लॉस से प्रोटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से ही हमारा रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क जो है वो आ जाता है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, हम फैक्टर बेस्ड सॉल्वेंसी मार्जिन लेते थे। सॉल्वेंसी क्या होता है? एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक रूल था पहले, वो रूल क्या था कि अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन कितनी है और रिक्वायर्ड कितनी है, राइट? यहाँ पर कितनी आपके पास में सॉल्वेंसी मार्जिन अवेलेबल है अपॉन कितनी आपको एक्चुअली चाहिए, और ये आपके पास में यहाँ पर कम से कम 150% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब हमारे पास में जैसे कैपिटल चार्ज होता है, इररिस्पेक्टिव की एक्चुअल रिस्क हमारे पास क्या है हमें इसे रखना था। अब लो रिस्क हो या हाई रिस्क इंश्योरेंस हो, दोनों ही कंपनीज को यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो जैसा रिस्क है वैसा हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रिस्क सेंसिटिविटी अच्छी नहीं थी। अब क्योंकि यहाँ पर रिस्क सेंसिटिविटी अच्छी नहीं थी लेकिन हमें तो उसकी जरूरत थी, तो हम क्या लेकर आते हैं, हम यहाँ पर लेकर आए ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। आगे समझ में इतना? तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में एक नया सिस्टम आया जिसे बोलते हैं इंड आरबीसी। आईएनडी इंडिया के लिए स्टैंड करेगा, आरबीसी रिस्क बेस्ड कैपिटल के लिए। तो जितनी कैपिटल चाहिए वो यहाँ पर फंक्शन है एक्चुअल रिस्क का। ज्यादा रिस्क है ज्यादा कैपिटल बचा कर रखो, कम रिस्क है कम कैपिटल की जरूरत होगी। अब देखो अगर मैं आपका कैपिटल रखवा लेती हूँ तो जो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे या यहाँ पर नए कस्टमर्स एक्वायर कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमारे जो बैंक्स होते हैं या हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि थोड़े रिस्क को भी एक मैनेज्ड वे में लें। अब डाइवर्सिफिकेशन आप जितना ज्यादा करोगे, डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, मेरे लॉस कम होते हैं, तो हमें वो उतना ही कैपिटल बेनिफिट देगा। तो रिस्क सेंसिटिव और ग्लोबली अलाइंड सॉल्वेंसी 2 एनएआईसी स्टाइल में हमारे पास होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं QIS 1 की, तो ये क्या है? ये ना एक ट्रायल रन की तरह आया इंड आरबीसी के लिए, जिसमें कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ट्रायल किया गया। अब ये ट्रायल रन पर आया है, मतलब एकदम से इम्प्लीमेंट मत करो, थोड़ा देखकर करो कि क्या क्या चीजें और चेंजेस हो सकते हैं। तो एडाई ने यहाँ पर इंश्योरर से बोला कि अगर इंड आरबीसी आज हम अप्लाई करते, ठीक है, तो कितने कैपिटल की आपको जरूरत होती है आप ये बताओ, ताकि यहाँ पर आपकी सॉल्वेंसी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो हम मेजर कर सकें। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो मेथोडोलॉजीज जो हैं वो भी हमारी टेस्ट हो रही हैं। अलोंग विद दैट हम यहाँ पर देखते हैं
कि हमारे पास जो रिस्क चार्जेस हैं और क्या कोरिलेशंस रहेंगे रिस्क कैपिटल मेथड जो हम यूज कर रहे हैं बैंकिंग या फिर आपके इंश्योरेंस और मार्केट फैक्टर्स के साथ में। तो हम देखते हैं कि जो QIS के रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास में बाइंडिंग नहीं है लेकिन कैलिब्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। कौन से नए मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं, कौन से नए मेथड्स, कौन से मेथड ज्यादा एफिशिएंट है, ये सारी बातें हमें पता चल पाती हैं। इतना समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, फिर कुछ की रिस्क और देखेंगे कि क्या क्या इन्वॉल्व है। तो एडाई यहाँ पर एक प्रोसेस में है कि एक ऐसा यहाँ पर इंडियन रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क तैयार करे और उसको इम्प्लीमेंट कराए अपने डेवलपमेंटल और प्रूडेंशियल रेगुलेटरी एजेंडा के अंदर, जिसमें कि इंश्योर करे कि जो हमारे इंश्योरर्स हैं उनके पास में कैपिटल लेवल्स मेंटेन रहे जो कि जितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है। ऑल्सो उनके री इंश्योरेंस ऑपरेशन और इंश्योरेंस ऑपरेशन दोनों की बात करता है, प्रमोट करता है एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट और ऑप्टिमल कैपिटल यूटिलाइजेशन। तो हमें ट्रांजिशन करना होगा एग्जिस्टिंग फैक्टर बेस्ड सॉल्वेंसी रिजीम से रिस्क सेंसिटिव कैपिटल फ्रेमवर्क की तरफ। तो एडा ने इनिशिएट किया है पहला क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट स्टडी QIS-1 जो कि असेस करता है कि क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा प्रपोज्ड IND-RBC फ्रेमवर्क के कैपिटल एडिक्वेसी और सॉल्वेंसी पोजीशन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें करनी है तो एडा को एक टेक्निकल गाइडेंस डॉक्यूमेंट यहाँ पर इशू करनी होगी, और वो जो टेक्निकल गाइडेंस और डॉक्यूमेंट हम इशू करेंगे इसमें हम डिटेल्ड मेथोडोलॉजी देंगे कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिफाई करना है और कैपिटल असेसमेंट करनी है। अब इसको थोड़ा समझाती हूँ। इसको मैं बहुत अच्छे से एक बीमारी के हिसाब से ही रिस्क को हमेशा समझाती हूँ कि हमारे पास में मान लो अब कोई पर्सन है, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आते हैं, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आए, पेशेंट ने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बीमारी हो सकती है। फिर ये बोलते हैं कि काम करो कुछ टेस्ट करवा लो ताकि यहाँ पर अश्योरेंस मिल जाए कि यही बीमारी है। अब जब बीमारी पता चलती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद माइट भी सर्जरी की जरूरत पड़े, है ना, या फिर ट्रीटमेंट आप प्रॉपर लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर बीमारी थी वो कभी सही नहीं हो सकती लेकिन उसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारे पास रिस्क भी ऐसा ही होता है। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जैसे कि इंश्योरेंस में एडा है, वो यहाँ पर ये देखता है कि पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में कौन कौन से रिस्क यहाँ पर हैं। ठीक है। उन रिस्क को सबसे पहले हम जैसे बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे ही रिस्क को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फिर इनका यहाँ पर क्वांटिटेटिव नंबर निकाला जाता है, इनको मेजर किया जाता है। ठीक है। जैसे हम बीमारी में स्टेज देखते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ऐसे। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उस रिस्क को भी हमें कंट्रोल करना है कि हमारे पास उसे कैसे मैनेज करना है, और अगर हो पाए तो उसको बीमारी को इरेडिकेट करते हैं, और इरेडिकेट नहीं कर पाए तो मिटिगेट करना, मतलब उसको कम से कम यहाँ पर करना या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो सेम हम रिस्क के साथ करेंगे। तो इंश्योरेंस में हम रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर पा रहे लेकिन यहाँ पर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो, इसीलिए एडाई ने क्या किया, एक टेक्निकल गाइडेंस डॉक्यूमेंट निकाली जो कि गाइड कर रही है कि भाई आप यहाँ पर, अब जैसे हम बीमारी को देखते हैं तो टेस्ट कराते हैं, राइट। वो मशीनरीज बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, इनको इंजीनियर्स ने बनाया होता है, हमारे जो यहाँ पर मेडिकल फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं ये लोग मिलकर करते हैं। सिमिलर वे में हम ऐसे मेथड्स, ऐसे डेटा मॉडल्स लेकर आते हैं जो कि यहाँ पर स्टैटिस्टिकली काम करते हैं। हमें उसके लिए डेटा चाहिए होता है पुराना और नया, और इस पर एक फाइनल मॉडल्स बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं कि किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करें, क्वांटिफिकेशन उसे मेजर कर पाए नंबर्स में, और कैपिटल हमें कितनी चाहिए होगी ये असेस कर पाए। तो इंश्योरर्स को यहाँ पर रिजल्ट जो है स्टडी के प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस में अपने सबमिट करने होते हैं, जिससे कि अनेबल होता है कि एडाई यहाँ पर इवैल्यूएट करे जो भी आउटकम्स है कॉम्प्रिहेंसिव वे में।
तो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ QIS-1 इरडाई ने यहाँ पर एक सब्सिक्वेंट क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट स्टडीज जो है वो अंडरटेक की, नंबर्स में चीजें देखी कि भाई क्या इम्पैक्ट किसका कितना पड़ता है, कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर जो भी रिफाइनमेंट करनी थी, जो हमारे फ्रेमवर्क है उसको कैलिब्रेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें करने के लिए बात की गई, इससे पहले कि हम फाइनल इम्प्लीमेंटेशन करें। अब यहाँ पर एक फेज्ड और कंसल्टेटिव अप्रोच यूज कर एक रोबस्ट रिस्क अलाइंड, ठीक है, जैसा रिस्क होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फ्रेमवर्क काम करेगा। रेजिलिएंट इंश्योरेंस सेक्टर हमें बनाना है, ठीक है, जो बड़े से बड़े रिस्क जैसे कि पैंडेमिक आया कोविड-19 का, उसको भी आसानी से झेल जाए और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की और इंक्लूसिव इंश्योरेंस ग्रोथ हम कर पाए बाय 2047। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक कंपोनेंट का कैपिटल चार्ज जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन या डाइवर्सिफिकेशन ऑफसेटिंग करते हैं और सम कर रिक्वायर्ड आरबीसी को लगाते हैं। अब आप कहेंगे हमें मैम कुछ समझ नहीं आया, तो सबसे पहले समझो कि अंडर QIS-1 हमारे पास में अलग अलग तरह के रिस्क हैं, ठीक है। अब वो रिस्क हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो इंश्योरेंस में इंश्योरेंस रिस्क होगा, मैं आपको नाम बता देती हूँ, इंश्योरेंस रिस्क, मार्केट, क्रेडिट और ऑपरेशनल। इंश्योरेंस रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस रिस्क की, तो ये यहाँ पर वोलेटिलिटी क्लेम करते हैं, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, जब यहाँ पर किसी ने इंश्योरेंस लिया, उनकी हेल्थ वेल्थ खराब हो गई, दिक्कत आ गई, तो क्लेम्स यहाँ पर उन्हें चाहिए होंगे, राइट। तो मॉर्टेलिटी अगर किसी की हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हम उसको कवर करते हैं। मार्केट रिस्क में क्या आएगा, मार्केट आपका कैसा चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं आपके किस तरह से जा रहे हैं, या फिर यहाँ पर इक्विटीज आपकी कंपनी की शेयर्स जो हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पर हमने देखा था कि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो जब अपने लिए प्रीमियम्स कलेक्ट करती हैं तो उनको इन्वेस्ट भी करती हैं ताकि ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल पाए, तो जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहां पर भी मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है। देन आता है क्रेडिट रिस्क, तो हमारे जो री इंश्योरर्स थे, ठीक है, हमारे पास में री इंश्योरर्स थे, हमने सोचा अपनी कंपनी के ऊपर एक यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपने ऊपर ही री इंश्योरेंस करवाया, अपने को री इंश्योरेंस कराया तो री इंश्योरेंस करवाया गई है। तो वो जो री इंश्योरर्स थे वो हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए, उन्होंने पेमेंट नहीं की, या फिर हमने जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया वो कंपनीज ही यहाँ पर जिन्होंने इशू किया था इन बॉन्ड्स को वो डिफॉल्ट कर जाए। और ऑपरेशनल रिस्क होता है कि मान लो कोई एजेंट है, उसने गलत तरीके से पॉलिसी सेल कर दी, गलत चीजें इन्फॉर्म करी और यहाँ पर एट द एंड हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं ऑपरेशनल रिस्क के अंडर। इतना समझ में आया। अब हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे इंड आरबीसी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो अज्यूम करो कि एक इंश्योरर था जिन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई हमारे पास में इंश्योरेंस रिस्क यहाँ पर कितना है, एक सेकेंड, इंश्योरेंस रिस्क मान लो 120 है, मार्केट रिस्क 100 है, ठीक है, क्रेडिट रिस्क 80 है और ऑपरेशनल रिस्क यहाँ पर 20 करोड़ रुपीस का है। तो अब हमारे पास ये जो क्रेडिट कैपिटल चार्जेस लगते हैं, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो रिस्क हैं, ठीक है, उनको हम सिंपली ऐड नहीं करें। देखो ऐसा हो सकता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें मार्केट में क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क एक साथ यहाँ पर फेस करने मिल रहा है, या ऑपरेशनल रिस्क हमारा मार्केट रिस्क के साथ जा रहा है, या ऑपरेशनल इंश्योरेंस रिस्क हमारे साथ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्क को हम सिंपली जो लॉसेस हैं उनको एक साथ ऐड नहीं कर रहे हैं, रेदर यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे दो रिस्क एक साथ कोरिलेटेड हो सकते हैं। कोई एक वजह से एक इवेंट अक्कर हुआ जिसकी वजह से दो लॉसेस साथ में, यहाँ पर दो रिस्क हम साथ में फेस कर रहे हैं, तो लॉस तो वही होगा, एक ही अमाउंट होगी, तो सिंपली ऐड नहीं करते हैं, कोरिलेशन करते हैं। ऑल्सो जब हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो अपने लिए कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग जगह, तो हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात पढ़ी थी। तो अगर एक सेक्टर खराब परफॉर्म कर भी रहा है तो दूसरा सेक्टर हमें बचा लेता है,
तो डाइवर्सिफिकेशन को भी हम कंसिडर कर कर चलते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ पर लेटर से 10% अपना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट लेकर चलें। तो अगर मैं बात करूं आपके पास में यहाँ पर जो टोटल रिस्क है 120, 100, 220, 220 प्लस 80 आपका 320। टोटल यहाँ पर अगर रिस्क 320 है और डाइवर्सिफिकेशन से होने वाला बेनिफिट 10% है, तो ये 32 आपका हो गया, राइट? इतना हमने रिड्यूस कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि कितना आरबीसी चाहिए होगा। तो वो कैसे निकलेगा? वो हमें यहाँ पर जो 320 माइनस 32, ये जो रिस्क मुझे चाहिए होगा यहाँ पर, ये जो रिस्क मैं फेस कर रही थी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कितने कैपिटल की जरूरत होगी। आगे समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रिस्क जो होता है, रिस्क बेस्ड कैपिटल को हम डिसाइड करते हैं। आया समझ में कि रिस्क बेस्ड कैपिटल हमें अगर निकालना है तो पहले मैंने सारे रिस्क को एक साथ ऐड नहीं करा, रेदर यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट देखा और उस बेनिफिट को अप्लाई करने के बाद फिर देखा कि क्या कैपिटल चार्ज लगने चाहिए। आगे समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में अब आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला फॉर्मूला देखो, तो हमने क्या करा, हर एक कंपोनेंट का कैपिटल चार्ज देखा था 120, 100, राइट, 80 और यहाँ पर आपका एक 60 था आई थिंक, जो भी था। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफसेट किया था, जो हमारे 10% हमने रिडक्शन का लगाया। फिर हमने यहाँ पर इनको ऐड करा, ऐड करने के बाद में इसको माइनस करा, ये जो 10% का रिडक्शन था। फिर आरबीसी रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अवेलेबल कैपिटल हमारे पास कितना है वो देखेंगे। तो मान लो हमारे पास जो अवेलेबल कैपिटल है वो 100 करोड़ है और रिक्वायर्ड हमें कितना था, रिक्वायर्ड हमें 288 है और इनटू 100 हम इसको यहाँ पर कर देंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा। वो हमारे पास में आरबीसी का रेशियो फॉर्मूला आ जाता है। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं रेगुलेटरी इंटरवेंशन थ्रेशोल्ड्स। यहाँ पर क्या होगा, देखो रेगुलेटरी इंटरवेंशन थ्रेशोल्ड्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास में कितना आरबीसी रेशियो हमें मेंटेन करना चाहिए, राइट? तो अगर मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास ये जो आरबीसी रेशियो है, वैसे तो हमारे पास हमने बोला था कि 150% होना चाहिए जब हम सॉल्वेंसी मार्जिन के अकॉर्डिंग जा रहे थे, राइट, या फिर उससे ज्यादा। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास में 200% से ज्यादा का आरबीसी रेशियो है तो वो वेरी वेल कैपिटलाइज्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन रखती है। लेकिन अगर 150 से 200 में है तो यहाँ पर एक प्लान इनको सबमिट करना होगा, करेक्टिव एक्शन प्लान, जिसमें कि ये बताएंगे कि किस तरीके से इस कैपिटल को ये इंक्रीज कर सकते हैं। 100 से 150 में है तो रेगुलेटरी एक्शन लेवल यहाँ पर हमें चाहिए होगी, जिसमें कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन और पॉसिबल डायरेक्टिव्स हमें एडाई प्रोवाइड करेगा। ऊपर तो कंपनी अपने आप से प्लान दे देगी, लेकिन अगर 100 से 150 के बीच में है तो एडा यहाँ पर स्क्रूटनी करेगी और डायरेक्शंस देगी। 70 से 100% है तो ऑथराइज्ड कंट्रोल लेवल हमारा चलता है, जिसमें कि एडा जो है वो अपने कंट्रोल इसमें ले लेगी, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल लगा देगी। और अगर 70% से भी कम है तो ऐसे में वाइंडिंग अप हो जाएगा या तो कंपनी का या तो टेक ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडा जो है अभी फाइनल हमारे लिए थ्रेशोल्ड्स नहीं लेकर आई है, ये अभी थोड़े से आपके इलस्ट्रेटिव टाइप के हैं, तो बस इनको आपको समझना है कि किस तरीके से ये काम होगा। अभी के लिए इनको याद कर लेना। जो एक्चुअल बैंड्स हैं वो आपके थोड़े से वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे एनआईसी यूएस में होता है और एडा में ये जो है क्या अभी इंडिया में लेकर आएंगे। अभी इन्होंने बस इलस्ट्रेटिव बेसिस पर ही दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब एडा के ट्रांजिशन की बात करते हैं इंड आरबीसी में। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड फैक्टर्स लेकर चल रहे थे, अब हम रिस्क बेस्ड लेकर जाएंगे और डाइवर्सिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिस्क सेंसिटिविटी हाई रखेंगे कि जितना रिस्क है उतना ही यहाँ पर आप कैपिटल मेंटेन करोगे। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल अलाइनमेंट हमारी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, जैसे ग्लोबली हमने देखा यूएस वगैरह यही फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही हम भी करेंगे और कैपिटल एफिशिएंसी आपकी ऑप्टिमल होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? चलो तो अब यहाँ पर देखते हैं
हमारे पास में करेंट रिजीम जो है वो फैक्टर बेस्ड सॉल्वेंसी मार्जिन है, जहां पर हमें 150% के मिनिमम चाहिए, और यहाँ पर हम एसेट्स डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज देख लेते हैं, जो कि हमारे पास 150% से ज्यादा होना चाहिए। फ्यूचर में ये बोल रहे हैं कि 2025 से 27 के बीच में इंडियन रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट स्टडीज करेंगे, इटरेटिव एक्सरसाइज हमारी 2023 में आएंगी ताकि कैलिब्रेट करें रिस्क चार्जेस को, अलाइन करेंगे कैपिटल को ज्यादा क्लोजली एक्चुअल रिस्क के साथ में, रिवॉर्ड करेंगे डाइवर्सिफाइड ग्लोबल, लोअर करेंगे रिस्क बुक्स को, और इंश्योर करेंगे हायर चार्जेस फॉर कंसंट्रेटेड और वॉलेटाइल एक्सपोजर्स। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक कैपिटल, इंश्योरर्स का जो इंटरनल यार्ड स्टिक है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आपको इतना समझ में आ गया कि एडा जो है वो अलग अलग QIS कंडक्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया का डेटा बहुत यूनिक है। रिस्क कोरिलेशन के लिए हमें कैलिब्रेट करना होगा, इसको बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे। सडन कैपिटल शॉक्स के लिए खुद को तैयार करना और स्मूथली ट्रांजिशन करेंगे 2025 से 27 के बीच में, जो कि फेस्ड मैनर में आपका होगा, एक साथ ये नहीं कर रहे। अब इकोनॉमिक कैपिटल क्या होती है? इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब है कितना कैपिटल एज एन इंश्योरर हमें चाहिए ताकि हम अपने बुरे समय से को सरवाइव कर पाए। ठीक है, बुरे समय में डूब ना जाएं, इसके लिए हमें एक्चुअली कितने कैपिटल की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये इंटरनली कैलकुलेट किया जाता है। फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब आगे जाकर क्या सिचुएशंस हो सकती हैं वो सारी चीजें हम समझते हुए चलते हैं। रिस्क सेंसिटिव होता है कि कितना रिस्क हम लेते हैं, अकॉर्डिंगली इसको रखेंगे। और स्ट्रैटेजी अलाइंड होना चाहिए कि भाई बिजनेस क्या स्ट्रैटेजी रख रहा है। ऐसा ना हो कि मैंने बहुत ज्यादा कैपिटल बचा कर रख लिया और बिजनेस में नहीं लगाया तो बिजनेस ही डूब गया, राइट। तो अनलाइक RBC रिस्क बेस्ड कैपिटल, यहाँ पर कोई रेगुलेटर हमें नंबर नहीं बता रहा, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है वो खुद से इसको डिसाइड करता है। तो इकोनॉमिक कैपिटल एक इंटरनली कंप्यूटेड अमाउंट है कैपिटल की, जो कि एक इंश्योरर को जरूरत होती है ताकि वो सॉल्वेंट रहे, फाइनेंशियली हेल्दी रहे ओवर अ डिफाइंड टाइम होराइजन। टिपिकली हम इसको 1 साल लेकर चलते हैं और एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल हमारी चलती है। तो हम यहाँ पर कुछ चीजों को अपना एड्रेस करते हैं। क्या चीजें एड्रेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो रिस्क एपेटाइट और गवर्नेंस, तो लिमिट सेट की जाती हैं। अब ये लिमिट्स आपकी कैसे सेट हो रही हैं? तो यहाँ पर हम ओवरऑल रिस्क टेकिंग कितनी ले सकते हैं, कैपिटल अलोकेशन कैसे करना है, तो कहां पर डिप्लॉय करें सरप्लस को ऑप्टिमल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कॉमन करेंसी लेंगे ताकि अंडरराइटिंग, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल लाइंस को हम यहाँ पर कंपेयर कर पाए। सारा समझ में आया? नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम इफ यू स्टडी थॉरली विद मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कॉन्फिडेंस लेवल हो गई। अब अगर हम बात करें कैपिटल की, तो इकोनॉमिक कैपिटल में क्या होता है? हमारे पास में एक टाइम होराइजन हमने लिया लेट अस से 1 साल का। तो कंपनी ये बोलती है कि मैं 99.5% कॉन्फिडेंट हूँ कि जितने रिस्क मुझे फेस करने के लिए मिल सकते हैं वो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किए हैं, और उसके हिसाब से इतने कैपिटल की मुझे जरूरत होगी, जिसमें कि सभी मटेरियल रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मैंने कंसिडर करे हैं। तो अब यहाँ पर रिस्क एपेटाइट क्या होती है? हमारे पास में फूड एपेटाइट क्या है? कितना खाना हम खा सकते हैं उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा खा नहीं पाएंगे, राइट, तबीयत खराब हो जाएगी। रिस्क एपेटाइट भी यही है कि कितना रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमने डूब जाना है। या तो हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी, या तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत लॉस में आ सकते हैं अचानक से। कैपिटल एलोकेशन में हम ये देखते हैं कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है, मतलब एक तो होता है कि भाई मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, रिस्क फ्री रेट होता है एक तो, है ना, रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलते हैं हमें। कि अगर मैंने कहीं पर भी रिस्क नहीं लिया होता, लेट अस से मैंने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, गवर्नमेंट यहाँ पर मेरे को 6% का इंटरेस्ट देगी, ठीक है, कोई रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं है। एक है कि मैंने रिस्क लिया तो उस रिस्क से मुझे यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे, जिसे मैं रिस्क प्रीमियम कहती हूँ। तो यहाँ पर इसको मिलाकर बनता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कैपिटल हम अर्न कर रहे हैं उसमें बेस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कितने रहेंगे।
प्राइसिंग की बात करें तो क्या प्रीमियम्स यहाँ पर कंपनसेट कर रहे हैं जो कैपिटल यूसेज हम कर रहे हैं? यहाँ पर जो मैंने प्राइसिंग रखी है अपने प्रोडक्ट्स की, उस पर तो मैं प्रीमियम ही कलेक्ट करूंगी एज एन इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या यहाँ पर वो इनफ है या नहीं है? इसके अलावा जो हमारी बिजनेस लाइंस हैं वो आरओआरएसी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल के ऊपर कैसा काम कर रही हैं। और ओरसा हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉल्वेंसी जो है हमारी स्ट्रेस सिनेरियोज में सही से रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंटरनली, जब मुझे खुद को चेक करना है, इंटरनल कंपास मेरे लिए क्या हो गया, इकोनॉमिक कैपिटल। और रेगुलेटरी यहाँ पर चीजों को जो हमें लेकर चलना है, एक्सटर्नली हमें जो स्पीड लिमिट देखनी है वो आरबीसी से हम देखते हैं। आगे समझ में इतना? अब आ जाओ स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मोटा मोटा देख रहे हो, सबसे पहले बीमारी ढूंढनी है, फिर यहाँ पर हमें कितना लॉस हो सकता है, कितना हमारे पास दिक्कत है, कितने हम कॉन्फिडेंट हैं, फिर इकोनॉमिक कैपिटल हमें कितनी चाहिए होगी, और यहाँ पर एग्रीगेट कर डाइवर्सिफिकेशन करना है। अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ उसको मैं। तो मानकर चलो यहाँ पर हमारे पास में अंडर राइटिंग रिस्क है कि भाई मोर्टेलिटी में बहुत ज्यादा डिविएशन आ गया या क्लेम वोल्टेलिटी बढ़ गई, मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, और एक होता है लिक्विडिटी रिस्क कि हमें पोस्ट एसेट सेल करनी पड़ी, मेरे पास अचानक से बहुत ज्यादा क्लेम्स आए, बहुत ज्यादा क्लेम्स आने से अंडर राइटिंग रिस्क हुआ, और क्योंकि अब यहाँ पर इनको पेमेंट करनी पड़ेगी तो लिक्विडिटी की कमी हो रही है, इसलिए मुझे फोर्सफुली अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा, चाहे मुझे उसके करेक्ट प्राइस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये हमारे लिए यहाँ पर एक और क्या हो गया, रिस्क इन्वॉल्व हो गया। तो ये अलग अलग तरह के रिस्क हम फेस करते हैं। तो हमने अलग अलग रिस्क यहाँ पर आइडेंटिफाई करे। अभी हमने कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं, अंडर राइटिंग, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या फिर लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, इसमें से एक दो रिस्क हटा देते हैं। तो यहाँ पर अंडर राइटिंग, मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशनल, चलो इसी को छोड़ते हैं। अब आगे देखो, अब यहाँ पर मॉडल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड को हमें यूज करना होगा। अब मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा स्टैट्स, उन्हें पता होगा, जिन्होंने स्टैट्स कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए ऐसे समझो कि हम ना क्या करते हैं, रिपीटेड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं ताकि जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग आउटकम्स की वो हमें पता चल पाए। समझ में आई? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली एक मॉडल डिफाइन करते हैं, उस मॉडल में हम अलग अलग वेरिएबल्स को यूज करते हैं, रैंडमली सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैंपल कर कर देख रहे हैं कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आएंगे। ठीक है, तो हमें थोड़े रैंडम उससे एक सैंपल मिलता है, उसका एवरेज निकाल लिया। तो अंडर राइटिंग मान लो आपका 200 है, मार्केट रिस्क में आपका 150 आ गया, कैपिटल में आप कितना लेकर चलेंगे, मान लो आप यहाँ पर क्रेडिट में 60 लेकर चलो, ऑपरेशनल में 40, लिक्विडिटी हटा देते हैं अभी के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये मैंने एक तरीके से अपने लिए रिस्क रखा, और ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है, ये जो नंबर है, ठीक है, ये यहाँ पर इस रिस्क के साथ में इतना परसेंट का मुझे यहाँ पर लॉस हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है, और मैं इसके लिए कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, लेट अस से 99.5% कॉन्फिडेंट हूँ। तो कॉन्फिडेंस लेवल 99.5% हो गया, लॉस यहाँ पर 200, 150, 60 और 40 करोड़ हो गया। अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है स्टैंडर्ड होती है 99.5%, हायर रेटिंग में हम 99.97 या फिर 99.99 ले सकते हैं। जितनी ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस होगा उतनी ज्यादा कैपिटल, वो सब छोड़ दो अभी। अब यहाँ पर आप इसको ऐड कर कर देखो, सबको ऐड किया तो कितना आएगा आपका, 250, 150, 350, 350 और 60 आपका यहाँ पर हो गया 410, 410 प्लस 40, 450 हो गया, राइट। तो 450 हमारे पास में यहाँ पर विदाउट डाइवर्सिफिकेशन जो हमें कैपिटल यहाँ पर लॉस हो सकता है। अब हम कोरिलेशन बेनिफिट किसका लगाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन का लगाएंगे। तो मान लो 20% का यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा था, ठीक है, तो 450 का 20% आपका 90 हो गया। तो अब मैंने क्या किया, अब मेरे को 450 में से मैंने 90 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास 360 बचा। अब 360 में मेरे को क्या करना होगा, 360 में मेरे पास ये आ गई इकोनॉमिक कैपिटल।
जो कि ट्रू इकोनॉमिक बफर है, जो कि एक इंश्योरर मानकर चलता है कि उनको यहाँ पर मेंटेन कर चलना होगा। समझ में आ गया? तो प्राइसिंग मैंने बताया था, एक कैपिटल चार्ज हमारे प्रीमियम कैलकुलेशन में हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अकॉर्डिंगली करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि भाई प्रोडक्ट मिक्स क्या रख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आपको और 2-3 इंश्योरेंस मिल जाते हैं, यूलिप प्लान ये वो, तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट मिक्स की जाती हैं। री इंश्योरेंस परचेज आप करोगे और कैपिटल रेज करोगे अपने लिए, तो या तो अपने शेयर्स को यहाँ पर इशू करोगे या तो फिर कोई डेट लोगे। ओरसा इंटीग्रेशन यहाँ पर तो ओन रिस्क एंड सॉल्वेंसी असेसमेंट की जाती है, जिसमें कि इकोनॉमिक कैपिटल आउटपुट आप देखते हो। ये मैंने ओरसा के बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया था। इकोनॉमिक कैपिटल वर्सेस रिस्क कैपिटल, यहाँ पर इसको समझते हैं, रिस्क बेस्ड कैपिटल क्या होता है और इकोनॉमिक कैपिटल आपके पास क्या होता है। एक और एग्जांपल दे दूं क्या आपको प्राइसिंग वगैरह से रिलेटेड? चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ, उसके बाद इस डिफरेंस को पढ़ेंगे। ऐसा समझो हमारे पास में यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ईसी यहाँ पर जो अलोकेट किया गया प्रोडक्ट ए पर, प्रोडक्ट ए था, इस पर हमने इकोनॉमिक कैपिटल अलोकेट करा। अब ये अलोकेट कितना करा? लेट अस से 50 करोड़ करा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर मान लो अपने लिए डेट इशू करती हूँ तो इंटरेस्ट पे करना है, अगर शेयर्स इशू करती हूँ तो यहाँ पर मुझे डिविडेंड पे करना है। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो 12% रख रहे हैं। समझ में आ गया? अब आगे देखो, अब एनुअल कैपिटल चार्ज मेरा कितना लगेगा? तो एनुअल कैपिटल चार्ज लगाने के लिए एनुअल कैपिटल चार्ज ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना है? 50 करोड़ इंटू 12% करना है, राइट? तो 12 5 तो 60 हो गए आपके। तो यहाँ पर आपके पास में 6 करोड़ रुपीस जो हैं, इतना आपका एनुअल कैपिटल चार्ज हो गया। तो जो आप प्रीमियम यहाँ पर रखोगे, अब अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग करोगे, उसमें आपको प्रीमियम में एक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सपेंसेस और 6 करोड़ का कैपिटल कॉस्ट रखना पड़ेगा। समझ में आ गई? अब यहाँ आगे देखो, तो हमारे पास में यहाँ पर कैपिटल एलोकेशन कैसे होगा? मान लो टर्म इंश्योरेंस है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस है जिसमें कि 15 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, इकोनॉमिक कैपिटल 60 हमारी यूज हुई है, तो RAROC हमारा कितना हो जाएगा? बताओ कितना होना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस हमारे पास कितना है? टर्म इंश्योरेंस हमारे पास 15% का प्रॉफिट दे रहा है, 60 करोड़ का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, तो यहाँ पर RAROC आपका 25% हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपका एन्यूटीज का, तो ये आपका 20, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है 20% का, और जो मेरे पास में कैपिटल आई है यूज, ईसी जो यूज हुई है वो लेटेस्ट से 200 हुई है, तो ये मेरे पास 10% आ गया RAROC, ठीक है। तो यहाँ पर RORAC जो होगा वो हमारा 10% आ गया। मैनेजमेंट क्या प्रीफर करेगा इन दोनों में से? ये बताओ। जिस पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा होगा, तो वो किस पर है? टर्म इंश्योरेंस पर है, जो कि मुझे 25% मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसी को ज्यादा, इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, जितना हायर रिटर्न हमें पर यूनिट ऑफ रिस्क मिल रहा है। ओरसा में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या होगा अगर मान लो सच में किसी की डेथ हो गई या मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और इक्विटीज क्रैश कर गई, शेयर्स क्रैश कर गए, तो क्या हम सॉल्वेंसी मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था, रियल में हम अपने ऊपर कुछ यहाँ पर रियल लाइफ सिनेरियोज लगाकर एक्चुअल में देखते हैं कि कितना हमें लॉस हो रहा है, और एक बहुत छोटे पोर्शन पर कैपिटल के करते हैं और उसी से परसेंटेज हिसाब से समझ जाते हैं कि कितना ओवरऑल होगा। अब इकोनॉमिक कैपिटल वर्सेस रिस्क बेस्ड कैपिटल, तो ये इंटरनल है, हमने देखा था कि हमारा मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नल है और रेगुलेटरी बॉडीज डिसाइड करती हैं। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे पास में जो आपका ईसी होता है वो कैपिटल आपका अलाइन करता है विद एक्चुअल रिस्क और आपकी जो स्ट्रेटेजी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर रिस्क बेस्ड कैपिटल की, तो ये जो रेगुलेटरी मिनिमम है पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए, उसका देखता है, ठीक है। एडा देखेगा कि भाई पॉलिसी होल्डर को दिक्कत नहीं आए। कैलकुलेशन में ये हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल बेस्ड होता है, जिसमें हम वैल्यू एट रिस्क और स्ट्रेस टेस्ट लेते हैं। वैल्यू एट रिस्क वही है कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन में अगर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं तो मुझे कितना लॉस हो सकता है, ये कहलाता है वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर
कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, मॉडल बेस्ड करते हैं एंड रिस्क बेस्ड में हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए थे। रिस्क जो हम कवर करेंगे वो सभी तरह के करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन को भी इकोनॉमिक कैपिटल में लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास केवल स्टैंडर्डाइज्ड रिस्क कैटेगरीज होती हैं और लिमिटेड कोरिलेशन ऑफसेट होता है। यहाँ पर हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, बिजनेसेस रैपिडली अडेप्ट कर पाते हैं चेंजेस के लिए और इमर्जिंग रिस्क ये लो होता है, बहुत इनफ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, जैसे कि आपको पता है कोई भी रेगुलेटरी बॉडी कितना स्लोली चीजों को करती है। यहाँ पर ये एडवाइजरी है, कोई डायरेक्ट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ नहीं करोगे तो पेनल्टीज लग जाएंगी, आपको पता ही है। अब ये बात कर रहे हैं ग्लोबल इलस्ट्रेशंस की कि ग्लोबली किस तरीके से ये जो रिस्क बेस्ड कैपिटल है वो यूज हो रही है। तो एनएआईसी यूएस में फैक्टर बेस्ड रिस्क बेस्ड कैपिटल है, जिसमें कि टीयर्ड वे में इंटरवेंशन की जाती है और यहाँ पर फ्यूचर एडआई के जो बैंड्स रहेंगे जो हमने अभी देखे थे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। सॉल्वेंसी 2 आपका यूरोपियन यूनियन में होता है, जिसमें कि ये पिलर्स यूज कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में सॉल्वेंसी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 99.5% 1 ईयर के वॉर के अकॉर्डिंग। मतलब 99% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एक साल में मुझे इतना लॉस हो सकता है, अकॉर्डिंगली मुझे सॉल्वेंसी कैपिटल रखनी है। और मिनिमम कैपिटल यहाँ पर हमारी जैसे एडा बता देगी कि इतनी आपको रखनी है। जैसे इंडिया में करार में हमें बताया जाता है ना कि 9% तो आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, वैसे ही लोअर थ्रेशोल्ड बताया जाता है। पिलर 2 आपका गवर्नेंस से बात करता है, तो यहाँ पर आप खुद से अपना रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो ये एनहांस्ड रिस्क मैनेजमेंट यूज करेगा। पिलर 3 में ये लोग डिस्क्लोजर्स यूज करते हैं, पब्लिक रिपोर्टिंग करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, और इंटरनल मॉडल्स यूज किए जाते हैं ताकि यहाँ पर 20 स्कोप मॉडल्स मर्ज करेंगे इकोनॉमिक कैपिटल को रेगुलेटरी कैपिटल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल मॉडल्स भी अलाउ किए जाते हैं। अब आ जाते हैं इंडिया का इंड आरबीसी। इंड आरबीसी एक हाइब्रिड अप्रोच है जहां पर फैक्टर बेस्ड सिंप्लिसिटी को हम रिस्क सेंसिटिविटी के साथ में कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड अप्रोच होगी, क्यूआईएस बेस्ड कैलिब्रेशन होगा और इंडिया जो है वो अब इकोनॉमिक कैपिटल की फिलोसफी के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो इम्प्लीकेशंस और स्ट्रेटेजिक की टेक अवेज हमारे लिए क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास में हाई चार्ज प्रोडक्ट्स जो हैं गारंटीड रिटर्न एन्युटीज में रिप्राइसिंग की जाएगी, हेजिंग की जाएगी ज्यादा इनको, अब यहाँ पर लॉसेस के चांस ज्यादा है तो प्रोटेक्शन भी ज्यादा किया जाएगा। कैपिटल एफिशिएंट लाइंस, शॉर्ट टेल लो वोल्टिलिटी लाइंस जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे अंडर टाइटर आरबीसी नॉर्म्स। रिस्क गवर्नेंस हमारी और बेहतर हो जाएगी, ईसी अजम्पशंस लेंगे, मॉनिटर करेंगे हमारे आरबीसी रेशियो को, ग्रैन्युलर रिस्क डेटा यूज करेंगे और रोबस्ट एक्चुअरियल प्लेटफॉर्म। देखो इंडिया में पहले ना तो डेटा हमारे पास कंसिस्टेंट था ना करेक्ट होता था, ठीक है, हर तरह की दिक्कत थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे अपने डेटा के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जैसे आईटी रेवोल्यूशन आ रहा है, जैसे जैसे हमारे ये बहुत अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग एंड ओरसा। तो रेगुलर सिनेरियो एनालिसिस होगा, पैंडेमिक वेव्स, नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज, मार्केट शॉक्स होंगे, वैलिडेट करेंगे बोथ ईसी एंड आरबीसी रेजिलियंस। अब आती है बात पैंडेमिक एंड कैटास्ट्रॉफी रेलेवेंस की। तो कोविड-19 और क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफीज जो हैं इन्होंने दिखाया कि जो हिस्टोरिकल एवरेजेस हैं वो फेल हो रहे हैं और टेल रिस्क मैटर करता है। तो इकोनॉमिक कैपिटल यहाँ पर पैंडेमिक मोर्टेलिटी स्पाइक्स को कैप्चर करता है, कैट लॉसेस, मार्केट क्रैशेस, ये सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो आरबीसी अलोन अगर हम लेकर चलेंगे तो एक्सट्रीम जो रिस्क थे या लॉसेस हो सकते थे उनको यहाँ पर हो सकता है कि ये उतना ज्यादा कैप्चर ना कर पाए। ठीक है, एक्सट्रीम बट प्लॉजिबल लॉसेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंश्योरर सॉल्वेंसी, हमें यहाँ पर ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो कि हमारे रिस्क को हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम लॉस हो लेकिन प्लॉजिबल हो। तो बेसिकली हाई गारंटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, लो वोल्टिलिटी लाइंस हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएगी। बोर्ड्स यहाँ पर इकोनॉमिक कैपिटल और रिस्क बेस्ड कैपिटल दोनों के ऊपर ज्वाइंटली काम करेंगे, डेटा एक्चुअल मॉडल्स होंगे, टेक्नोलॉजी क्रिटिकल हो गई है और स्ट्रॉन्ग ईसी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें देता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग हमारी हो जाएगी, इंश्योरर्स के पास में एडवांस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होगा, तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट, लॉन्च इनोवेशन, कैपिटल एफिशिएंट प्रोडक्ट्स और हम मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि हार्मोनाइज करेंगे ईसी और आरबीसी को स्ट्रॉन्गर इंश्योरेंस के लिए। आरबीसी एक रेगुलेटरी फ्लोर यहाँ पर स्टैब्लिश करेगा
सेफगार्ड करेंगे पॉलिसी होल्डर्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। एक इंटरनल कंपास की तरह ये काम करता है, जैसा मैंने बताया, अलाउ करेगा कैपिटल यूसेज विद स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। टुगेदर हम एक डुअल लेयर फ्रेमवर्क बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब ये सब जो बातें लिखी हुई हैं ये आप अपने, ये बेसिकली कंक्लूजन लिखा भी इसीलिए कि आप जो आंसर्स लिखने जाओगे एग्जाम में उसमें इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और जो लोग एडा के लिए अलग अलग कोर्सेज डिमांड करते हैं, आपको भी पता है मार्केट में बहुत अच्छे कोर्सेज तो नहीं है, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसा बता भी सकते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर माउथ ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड वर्ड ऑफ माउथ होता है, माउथ ऑफ वर्ड नहीं होता। इट वॉज जस्ट माई टंग गॉट स्लिप्ड। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।